नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स जो पेपर गया, बहुत अच्छा पेपर गया होगा, उम्मीद करते हैं। और देखिए यूपीएससी की अपनी क्या खूबसूरती होती है, और इसी तरह से आप लोग मुझसे कनेक्ट रहिए। मेरा मतलब होते होते नहीं हुआ था कुछ गलतियों की वजह से। ये सतत प्रक्रिया है सीखने और सिखाने की, तो आप लोग जुड़े रहिए। और जैसे ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, फिर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में देख रहे थे कि जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए। एक तरफ पूर्वी बंगाल, जिसमें असम भी शामिल कर लिया गया कुछ हिस्सा, मुस्लिम बहुल आबादी का, और उसमें बेम फाइल फुल्डर को उसका गवर्नर बनाया गया, और एंड्रू फ्रेजर को पश्चिम बंगाल, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा शामिल था, यानी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, तो एंड्रू फ्रेजर को इसका गवर्नर बनाया गया। तो बात अब जैसे ही ये बात हुई तो क्रांति की ज्वाला धधक उठी। और होता ही है कि पहले 1902 की एक समिति का गठन होता है, 1902 में अनुशीलन समिति। अनुशीलन का अर्थ होता है गहन अध्ययन के साथ मनन और चिंतन करना। लेकिन यहाँ जो अनुशीलन समिति है, क्रांतिकारियों की अनुशीलन समिति, क्या करते थे कि जो युवा क्रांतिकारी जिम अखाड़ों में जाकर गोपनीय तरीके से आपस में मिला जुला करते थे। वहीं से धीरे धीरे ये क्रांति फैलती चली गई। और ये जब क्रांति फैलती चली गई, ये बात धीरे धीरे गाँव तक भी पहुंच गई। और इसका परिणाम हुआ, इसने बहुत ऐसे कार्य किए कि सरकार को बंग भंग रद्द करना पड़ा। तो इन्होंने बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया। तो आज जो हमारी हेडिंग होगी, बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं। जैसा कि पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे कि अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बसु की प्रेरणा से प्रमथनाथ मित्र या प्रमथ कुमार मित्र भी लिखा रहता है, क्योंकि तो ये एक बैरिस्टर थे। इनके द्वारा 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। और जब कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, तो अब ये लोग क्या करते थे, पहले गोपनीय, ये बहुत गोपनीय तरीके से थी। तो धीरे धीरे इसका प्रसार गांव तक फैलता चला गया, इसके और क्रांतिकारी जुड़ते गए। होता यह है कि इस अनुशीलन समिति की 3 शाखाएं स्थापित हो गई। एक शाखा का जो नेतृत्व कर रहे थे प्रमथनाथ मित्र, और दूसरी शाखा सरला देवी, जो महिला क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही थी। और साथ में और जो तीसरी शाखा थी अरविंद घोष, जिसे अरविंदो घोष कहते हैं, उसी में वारिंद्र घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और रास बिहारी बोस भी शामिल थे। ये तो 3 शाखाएं बंगाल में इस तरह से थी। लेकिन इस क्रांतिकारी संगठन जो था अनुशीलन समिति, इसके 2 मुख्य घटक थे। एक का नाम था युगांतर समूह। युगांतर भी लिखा मिलेगा आपको, युगांतर भी लिखा मिलेगा, तो इसमें लड़ाई करने की कोई बात नहीं। तो युगांतर समूह या युगांतर समिति, ये कलकत्ता वाले इलाके में। और एक ढाका अनुशीलन समिति। तो ढाका अनुशीलन समिति 1907 में जाकर बनी। तो इसमें जो था युगांतर समिति या युगांतर समूह, भूपेंद्र नाथ दत्त जो विवेकानंद के छोटे भाई थे, और वारिंद्र कुमार घोष, इनके नेतृत्व में यहाँ मतलब युगांतर समूह तैयार होता है। इसमें इनके द्वारा, इस युगांतर समूह द्वारा एक युगांतर समाचार पत्र भी निकाला गया। और वारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त, अब होता ही है कि इनकी एक पुस्तक थी वारिंद्र कुमार घोष, बल्कि पुस्तक क्या कहे, क्रांतिकारियों का एक पैम्पलेट छपा था, कैसे क्रांतिकारियों को क्या करना है, कैसे कैसे इनकी रणनीतियाँ, ये पहले तो गोपनीय तरीके से जाती थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा, भवानी मंदिर, वारिंद्र घोष ने। भवानी मंदिर का मतलब एक भवानी जी का मंदिर था, उसमें जितने मठ मतलब सन्यासी थे, साधु, उनको भी एकजुट किया गया कि आप भी इसका प्रचार प्रसार करिए। धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियां मठ से भी चलने लगी।
और होता है कि इनके ऊपर मुकदमा चलता है और ये तो बच जाते हैं भूपेंद्र नाथ दत्त, लेकिन वारेंद्र घोष को ये लोग क्या करते हैं, दोनों लोग वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, जब बंगाल विभाजन हुआ, अगर मैं बंगाल विभाजन की बात करूं तो ये पूर्वी बंगाल, मैं पूर्वी बंगाल लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और ये पश्चिम बंगाल आज जो, तो इसमें बंगाल बिहार उड़ीसा शामिल था और इसमें पूर्वी बंगाल में असम का भी कुछ क्षेत्र था। तो इसका जो गवर्नर था बेमफाइल्ड फुल्लर, बेमफाइल्ड फुल्लर, जब बंगाल का विभाजन होता है तो घमंड पूर्वक कहता है कि मेरी 2 पत्नियां, एक हिंदू एक मुस्लिम, मैं सबसे अधिक प्रेम अपने मुस्लिम पत्नी से करता हूं। तो बेमफाइल्ड फुल्लर की ये बात चुभी हुई थी इनको, और इसका तो एंड्रयू फ्रेजर था, मैं शॉर्ट में फ्रेजर लिख दे रहा हूँ, इसका गवर्नर था। ये बात हम लोगों ने पहली क्लास में या इससे पूर्ववर्ती क्लास में चर्चा कर लिया है। तो अब होता क्या है कि भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र घोष दोनों लोग एक असफल प्रयास करते हैं बेमफाइल्ड फुल्लर को मारने का। बम फेंकते हैं, लेकिन बेमफाइल्ड फुल्लर की योजना, मारने की योजना बनी थी। उसी योजना में, उसी षड्यंत्र के मामले में वारेंद्र घोष को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेज दिया गया, अर्थात जिसे काले पानी की सजा बोलते थे। और जो ढाका अनुशीलन समिति, जो यानी अनुशीलन समिति का दूसरा मुख्य घटक है, 1907 में पुलिन बिहारी दास द्वारा इसकी स्थापना की गई, अर्थात उसका संचालन पुलिन बिहारी दास कर रहे थे, ये 1907 में। लेकिन हुआ एक समय बाद कि, चाहे तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लें, तो आप इसे पास करके भी नोट बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातें लिख देते हैं। पूर्वी बंगाल के गवर्नर बेमफाइल्ड, इसका नाम था बेमफाइल्ड फुल्लर, की हत्या के प्रयास में, अरविंद घोष को अंडमान निकोबार की, अंडमान की सेलुलर जेल में भेजा गया। अब सेंट्रल जेल नाम पड़ा है इसका, सेलुलर जेल, जिसे काले पानी की सजा कहते हैं, जेल भेजा गया। तो ये बात हुई, और इसी के साथ एक और फैक्ट आ जाता है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1913 में स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने, स्व संस्कृत संघ। तो एक इसी अनुशीलन समिति की पटना शाखा, अनुशीलन समिति की पटना शाखा, ये फैक्ट है, थोड़ा सा नोट कर लें कि यह स्थापना 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। इसका अर्थ है, इस संगठन का जो अर्थ है, तो थोड़ा सा जाने, इस संगठन का अर्थ
इस संगठन का अर्थ है स्व संस्कृत संघ, स्व संस्कृति संघ। या इसका उद्देश्य जो था, उद्देश्य यहाँ पहले लिख दें, मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी युवाओं को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व धार्मिक रूप से सशक्त करना। सशक्त करना। तो ये सामाजिक धार्मिक रूप से सशक्त करना इसका उद्देश्य था। तो ये हालांकि 1913 में, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो समिति स्थापित हुई 1913 में हुई। पटना शाखा की स्थापना किसने किया? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ये फैक्ट के पॉइंट है। अब अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी, कहने का मतलब ये है कि 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवादियों के अंदर क्रांतिकारी भावना जागृत की, बंग भंग की वजह से सब लोग एकजुट होने लगे। अब आगे होता है कि कुछ घटना इस तरह घटित होती है कि बात है 30 अप्रैल 1908 की। अनुशीलन समिति के 2 सदस्य थे। एक का नाम था खुदीराम बोस, 18 वर्ष की आयु थी, और प्रफुल्ल चाकी। दोनों लोगों ने मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और गलती से केनेडी मारा गया। और इस सिलसिले में खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। इसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रफुल्ल चंद चाकी जो थे, प्रफुल्ल चाकी भाग रहे थे, भागते भागते ट्रेन में चढ़ गए और देखा उन्होंने पुलिस, जैसे उन्हें कुछ डाउट हुआ, दौड़ के वो जंगल में भागने, ट्रेन से कूदकर भागने लगे। अब लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, तो प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। तो इस तरह से ये दोनों लोग भी, जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, मुजफ्फरपुर जिला है जो लीची बागान के लिए जाना जाता है बिहार में, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तो सबसे कम उम्र में फांसी के तख्त पर झूलने वाले पहले क्रांतिकारी यही थे, जिनका नाम था खुदीराम बोस। फिर इसके बाद क्या होता है कि महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महादेव पांडुरंग बापट। महादेव पांडुरंग बापट रूस चले गए थे बम बनाने के प्रशिक्षण के मामले में, बम सीखने के लिए। वहाँ से आए तो रूसी किताब का अनुवाद अंग्रेजी में किया और उसको बम मैनुअल के नाम से लिखा, ताकि उस किताब को पढ़ के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बम बनाना सीखें। और ये महाराष्ट्र के इलाके से गए थे, जबकि बंगाल से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो, वे भी रूस गए थे प्रशिक्षण लेने के लिए, बम बनाने के लिए। अच्छा, अब ये लोग जब बम बनाने का प्रशिक्षण लेकर वापस आते हैं, भारत आते हैं, तो कलकत्ता में एक जगह है माणिक टोला, माणिक तल्ला बोला जाता है वो माणिक टोला, और उसी माणिक टोला में मुरारी पुकुर उद्यान है। एक मुरारी पुकुर उद्यान के आसपास अरविंद घोष का घर भी था। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अलीपुर में अब इसे एक बम बनाने का कारखाना खोलते हैं। अब बम बनाने का कारखाना खोलते हैं और ये घटना 1908 की है। इस घटना में क्या होता है कि सरकार 1908 में छापा मार देती है, ब्रिटिश छापा मार देते हैं, और कहीं कहीं लिखा 36 लोग पकड़े गए या 34 लोग पकड़े गए छापा के दौरान। और उस छापे में
नरेंद्र गोसाई नाम का एक गद्दार था, उसने सरकारी गवाही कर दी, सरकार की तरफ से गवाही कर दी कि हाँ यहाँ बम बनता है, सारी चीज़ें। और ये बात देखते ही दो क्रांतिकारी थे, एक का नाम था सत्येंद्र बोस, दूसरे का नाम कन्हई दास। सत्येंद्र बोस और कन्हई दास ने जेल में ही नरेंद्र गोसाई को गोली मार दी। लिहाजा कन्हई दास और सत्येंद्र बोस को फांसी की सज़ा हुई। अच्छा, अब बचते हैं अरविंद घोष और वारिंद्र घोष। तो इन पर मुकदमा चलता है। मई 1908 से शुरू हुआ और मई 1909 तक मुकदमा चला। उस मुकदमे में वारिंद्र घोष को सेलुलर जेल भेजा गया, यानी इस कांड को अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है, या मुरारी पुकुर षड्यंत्र कहा जाता है, या माणिक टोला बम कांड कहा जाता है। इसमें वारिंद्र घोष को काले पानी की सज़ा हुई, यानी सेलुलर जेल भेजा गया, और अरविंद घोष साक्ष्य के अभाव में छूट गए। जैसा कि आपने देखा, यूपीएससी ने वकील के बारे में पूछा था कि जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो उसमें वकील कौन था, खूब बढ़िया से इसी तरह से प्रश्न पूछती यूपीएससी। तो इसमें जो वकील थे, देशबंधु चितरंजन दास ने वकालत की, अर्थात अरविंद घोष साक्ष्य के अभाव में छूट गए। तो तमाम बातों को थोड़ा आप नोट कर लेते हैं। इसको पहले आप नोट कर लें। तो नोट कर ही लिए होंगे आप, या नोट कर लेंगे। अब इन बातों को थोड़ा मिटा करके हम लिखते हैं। और हूबहू परीक्षा में ये सवाल आपको मिलेंगे। पहली बात, मेरी क्लास उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायी होगी जो डेप्थ की स्टडी करते हैं। और किताब पढ़ना ही चाहिए व्यक्ति को। जब कोई व्यक्ति एक किताब लिखता है तो अपने जीवन के सारे अनुभव उड़ेलता है। और अब ज़माना वो लग गया कि जो किसी बुकलेट से या कहीं से गेस करके आप पढ़ाई कर लेते थे और एग्ज़ाम क्रैक करते थे। यद्यपि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, सारे ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि इसका नोट्स बनाएं और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, ताकि मुझे लगे कि आप मुझे सुनते हैं। और साथ में जैसे ही इसके सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे, आगे चैनल प्रमोट करेगा, तो मैं संविधान वगैरह भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, या मुजफ्फरपुर बम कांड भी लिख लेते हैं। और ये घटना होती है 1908 की। इसमें होता यह है कि दो क्रांतिकारी, एक का नाम था अनुशीलन समिति के दो सदस्य, एक का नाम था खुदीराम बोस, इनका नाम नहीं भूलेंगे आप, खुदीराम बोस, तथा प्रफुल्ल चंद चाकी या प्रफुल्ल चाकी लिखते हैं। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरपुर के डीएम साहब के ऊपर मजिस्ट्रेट, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका या हत्या का असफल प्रयास किया। बम फेंकना चाहा या फेंका, सीधे लिखे फेंका, परंतु गलती से
केनेडी मारा गया। इस केस के सिलसिले में इस केस के सिलसिले में 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। जबकि प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। इस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले खुदीराम बोस, और ये मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के सिलसिले में इनको फांसी हुई थी। और प्रफुल्ल चाकी ने, ये भाग रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, बस तुरंत उतर लिए। इनके पीछे लोग दौड़े, जब इन्होंने देखा कि अब हम नहीं बचेंगे तो तुरंत स्वयं को गोली मार ली। तो इसे नोट कर लीजिए। फांसी हुई तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे की कहानी लिखते हैं। इतिहास को एक तारतम्यता चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए, क्रमबद्ध। अगर आप पढ़ते जाते हैं तो इतिहास से इंटरेस्टिंग होता जाता है। इसके फैक्ट आप नहीं भूलेंगे, और जब आदमी फैक्ट रटने की कोशिश करता तब भूलता है। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर सुनने के बाद आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो अब होता है कि महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे जिनका नाम मैंने बताया था आपको, महादेव पांडुरंग बापट। महाराष्ट्र के महादेव पांडुरंग बापट ने बम बनाने के प्रशिक्षण के लिए या महादेव पांडुरंग बापट बम बनाने के प्रशिक्षण के लिए रूस गए, और पहले भारतीय थे, गए। वहाँ पे आने के बाद या उन्होंने, ये बात लिखना ज़्यादा जरूरी है कि उन्होंने रूसी बम बनाने की तकनीक का अंग्रेजी में बम मैनुअल नामक पुस्तक लिखी। अर्थात जो रूस में बम बनाने की किताब थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके बम मैनुअल लिखा। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बम मैनुअल किसने लिखा, तो ये महादेव पांडुरंग बापट ने लिखा, इनका नाम याद था। लेकिन बंगाल से जो जाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था हेमचंद्र कानून गो। बंगाल से
रूस जाने वाले हेमचंद्र कानूनगो ने भी बम बनाने का प्रशिक्षण लिया। बम बनाने का प्रशिक्षण लिया और कलकत्ता के माणिकतल्ला जिसे माणिकटोला भी बोला जाता था, माणिकतल्ला नामक स्थान पर बम बनाने का कारखाना खोला। बम बनाने का कारखाना खोला। नोट कर लें इसे। तो आपने नोट कर लिया होगा। हमने आपसे पहले ही बताया, अब एक कारखाना खुल जाता है और इस पे क्या करती है ब्रिटिश सरकार। एक व्यक्ति है नरेंद्र गोसाई मुखबिरी कर देता है और अकस्मात ब्रिटिश सेना छापा मार देती है। ब्रिटिश सरकार की तरफ से छापा पड़ जाता है कारखाने पर और इस कारखाने में 34 क्रांतिकारी गिरफ्तार होते हैं, जिसमें जब पता चला कि नरेंद्र गोसाई ने ये बात की थी तो कन्हई दास और सत्येंद्र बोस ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके एवज में सत्येंद्र बोस और कन्हई दास को फांसी हुई। और इन क्रांतिकारियों का जो बचाव पक्ष ले रहे थे, जो वकालत कर रहे थे, वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। हालांकि बारिंद्र घोष को सेलुलर जेल की सज़ा हुई, जबकि अरविंद घोष साक्ष्य के अभाव में छूट जाते हैं। इसी बात को अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है या मुरारी पुकुर षड्यंत्र कहा जाता है अथवा माणिकटोला बम कांड कहा जाता है और ये 1908 में घटित हुआ। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है। पहला ये है अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस या माणिकटोला बम कांड के नाम से जाना जाता है। माणिकटोला बम कांड, और चाहे तो उस उद्यान का भी मुरारी पुकुर षड्यंत्र भी बोल देते हैं इसे। यहाँ अरविंद घोष का घर था, मुरारी पुकुर षड्यंत्र, ये उद्यान था, एक बगीचा था। षड्यंत्र केस। और एक घटना है 1908 की। अब इतिहास में क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, क्रम बैठाइए, कौन घटना पहले हुई कौन बाद में हुई। तो उन्हीं बातों को हम लिख लेते हैं कि 1908 में बम कारखाने पर छापा पड़ा, जिसमें 34 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए और नरेंद्र गोसाई
सरकारी गवाह बना। गवाह बना जिसकी हत्या सत्येंद्र बोस तथा कन्हाई दास ने की। इसके कारण इन दोनों को फांसी की सजा हुई और बारिंद्र घोष को सेलुलर जेल की सजा हुई। बारिंद्र घोष को सेलुलर जेल की सजा हुई और अरविंद घोष साक्ष्य के अभाव में छूट गए और क्रांतिकारियों की तरफ से जो वकालत कर रहे थे क्रांतिकारियों की ओर से वकालत पैरवी देशबंधु चित्तरंजन दास ने की। चित्तरंजन दास ने की। इतना फैक्ट याद रखना है। हालांकि मुकदमा 1908 से लेकर, यह जानने के लिए आप जान सकते हैं, मैं यहाँ मई लिख दे रहा हूँ, मई 1908 से लेकर मई 1909 तक मुकदमा चला। यही अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। नोट कर लें इसे। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। हम एक और क्रांतिकारी, साइड में हट के बोलते, आप जो नहीं कर पाए कर लें। एक और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका जन्म 1857 में होता है और 1930 में इनकी मृत्यु होती है। फिलहाल इनका जन्म गुजरात में एक जगह मांडवी में इनका जन्म होता है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। और इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस यानी भारत भवन की स्थापना की। उसी भारत भवन में मदन लाल धिंगड़ा रहते थे और बी.डी. सावरकर रहते थे, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। और 1905 में इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और यह भारत से बाहर विदेशी धरती पर भारत का पहला संगठन था, इंडिया होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और वहाँ से इन्होंने एक अखबार निकाला, इंडिया सोशियोलॉजिस्ट, समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित होता था। और इन्होंने क्या किया कि भारत जितने भी भारतीय विद्यार्थी लंदन में थे, विद्यार्थियों का एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा कमल और कटार, लोटस एंड डेजर। और इसके सदस्य अरविंद घोष भी रहे हैं। तो जरा सा श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में थोड़ा हम लोग नोट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब आप नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में जानेंगे।
श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। हालांकि जीवन काल कौन, इनको ये चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं कि 1857 में जन्मे थे, 1930 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके जो कार्य हैं, जो इनके कृत्य हैं, वही देखे जाते हैं। इन्होंने क्या किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस या भारत भवन की स्थापना की। दूसरा कि इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। यह भारत से बाहर, कौन सा, इंडिया होम रूल सोसाइटी, या भारत से बाहर विदेशी धरती पर भारत का पहला संगठन था। इन्होंने लंदन से इंडिया सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन भी किया। ये चीज़ें फैक्ट टाइप याद रखनी चाहिए। प्रकाशन भी किया। लंदन में रह रहे विद्यार्थियों का एक संगठन कमल तथा कटार, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करें। कमल कटार, या हम लिख सकते हैं लोटस एंड डेजर। लंदन में रह रहे विद्यार्थियों का एक संगठन कमल तथा कटार बनाया। अरविंद घोष भी इसके सदस्य रहे। अरविंद घोष भी इसके सदस्य रहे थे। तो नोट कर लीजिए इसको। तो आप इसे नोट किए होंगे। मिटाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं अरविंद घोष के बारे में। जैसा कि अरविंद घोष कलकत्ता से एक वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे और अलीपुर षड्यंत्र केस में ये भी बंदी बनाए गए थे, लेकिन इनके वकील देशबंधु चित्तरंजन दास थे और साक्ष्य के अभाव में छूट गए।
और 1910 में पांडिचेरी में इन्होंने अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। होता है जब ये जेल से छूटते हैं तो एक कर्मयोगी नामक पुस्तक निकालते हैं, कर्मयोगी नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं, जिसमें देशभक्ति की बात कहकर, मतलब देशभक्ति की भावना जागृत कर रहे थे, जिसके आरोप में इनके ऊपर फिर मुकदमा चला। लेकिन ये चले गए पांडिचेरी के लिए, वहीं अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। वहाँ पे रहकर एक सावित्री नाम से खूब लंबी काव्य रचना की। इनकी एक पुस्तक है द डिवाइन लाइफ, और इनका एक बड़ा मशहूर कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता इस राष्ट्र का जीवन व प्राण है। इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया और बंगाल में काली महोत्सव मनाने की परंपरा अरविंद घोष ने की। तो जिस तरह से शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में मनाने की परंपरा स्टार्ट किए थे, ठीक उसी तरह से बंगाल में या कलकत्ता में काली उत्सव मनाने की परंपरा अरविंद घोष ने की। तो इन बातों को थोड़ा थोड़ा हम नोट कर लेते हैं। शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे मिटाएंगे हम। अरविंद घोष, अरविंद घोष कुछ अवांछित ध्वनियाँ आ रही हैं, तो वंदे मातरम, वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से। इन्होंने, ये अरविंद घोष के बारे में बात की जा रही है। अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र को निकाला कलकत्ता से, और जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके पिछले टॉपिक में, लेकिन फिर भी अलीपुर षड्यंत्र केस में कैदी बने। इनके वकील देशबंधु चित्तरंजन दास थे। देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस साक्ष्य के अभाव में छूट गए। साक्ष्य के अभाव में छूट गए। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने कर्मयोगिन, याद रखना है इस बात को, कर्मयोगिन नामक पत्र का प्रकाशन किया, नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। इनके ऊपर पुनः मुकदमा प्रारंभ हुआ। ये पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी में ही 1910 में
अरबिंदो आश्रम की स्थापना की? स्थापना की। अब पांडिचेरी में इन्होंने अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। यहीं पर रह करके सावित्री नामक एक लंबी काव्य रचना की। सावित्री नामक लंबी काव्य रचना की। द डिवाइन लाइफ, द डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक की रचना की। आप इसे लिख लिए हो तो थोड़ा सा मिटा के कुछ और बात लिख दें। तो मिटा रहे ऊपर से हम। इनका कथन है, इस कथन को कई बार पूछा जा चुका है। राजनीतिक स्वतंत्रता इस राष्ट्र का जीवन व प्राण है। राजनीतिक स्वतंत्रता इस राष्ट्र की जीवन व प्राण है। किस क्रांतिकारी या किस देशभक्त का ये कथन है? तो याद रखना होता है कि कथन है अरविंद घोष का। इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब सक्रिय ना होकर निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इनके द्वारा ये सब कृत्य किए गए थे। और जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाया जाता है, शुरू किया गया, ठीक उसी तरह से अरविंद घोष के द्वारा बंगाल में या कलकत्ता में काली उत्सव परंपरा का आगाज हुआ। तो इन्होंने बंगाल में काली उत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत की। तो इस तरह से हमने अरविंद घोष के बारे में भी देखा। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्रांतिकारियों को लेकर, किसी अन्य टॉपिक को लेकर के। जय हिंद।